गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए, हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। आज नया चैप्टर 4th चैप्टर शुरू होना है, सारणीकर, डिटर्मिनेंट्स। अब ये चैप्टर नंबर 3 के जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है, विविध प्रश्नावली है, इसके भी सारे क्वेश्चन आप करेंगे। आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो यूट्यूब चैनल जो मेरा है मैथमेटिक्स प्लेजर, उसी में वो सारे हल करके लास्ट ईयर वाला जो है क्लास 12th मैथ्स वाले में देखना। इस साल वाला जो प्लेलिस्ट बना रखी है 2021 क्लास 12th मैथ्स, और जो पिछले साल वाली बना रखी है वो क्लास 12th मैथ्स के नाम से है। तो वहाँ आपको सारे क्वेश्चन, सारे वीडियोज़ वहाँ मिल जाएंगे। 4 to 5 वीडियोज़ में वो कंप्लीट हमने समअप कर रखा है। ठीक हो गया? तो वो आप सारे क्वेश्चन करेंगे और मुझे भी भेजेंगे क्वेश्चन। तो चलिए, आज हम लोग सारणी, डिटर्मिनेंट्स, इसको प्रारंभ करते हैं। नया चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके पास मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से 13 क्वेश्चंस, 13 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, केवल इन 2 चैप्टर से, 3rd वाला चैप्टर और 4th वाला चैप्टर। आपने देखा होगा मैट्रिक्स अपने आप में कितने आसान है, ध्यान से आप समझेंगे, करेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ कठिन उसमें है नहीं। ऐसा ऐसे ही डिटर्मिनेंट भी है और कुछ मिलता जुलता भी है इसमें मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मिल करके आपको 13 मार्क्स दिलाते हैं बोर्ड में। तो आपने वो तैयारी करनी है कि ये दोनों चैप्टर विधिवत हो जाएं और आपका बोर्ड में कोई नंबर ना कटे। ठीक हो गया? तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। क्या है सारणी, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? देखिए डियर स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन आपने पहले पढ़ी हुई है, ठीक है। रैखिक समीकरणें क्लास 10th में आपने खूब पढ़ी हुई है। रैखिक समीकरणें a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एक रैखिक समीकरण है। a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये आपकी दूसरी रैखिक समीकरण है। लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि 1 1 देखो, x की पावर 1 y की पावर 1, तो इसका जब आप ग्राफ खींचते हैं तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है, एक सरल रेखा मिलती है, इसलिए इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये a2 b2 तो कोएफिशिएंट है, x की पावर 1 y की पावर 1, ये भी रैखिक समीकरण है। तो इसका ग्राफ खींचेंगे तो सरल रेखा मिलेगी। तो इस बात को आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है कि सीधा इक्वेशन देख के भी आप समझ जाएंगे कि ये स्ट्रेट लाइन, मैं इसका ग्राफ खींचूंगा तो मुझे स्ट्रेट लाइन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इसमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक हो गया? अब मैं इसको यदि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करूं, इसका आव्यूह के रूप में इसको लिखूं, तो मैं कैसे लिखूंगा? देखिए, मैं इसको लिखूंगा a1 b1 a2 b2 x y इज इक्वल टू c1 c2। इसको देखिए आप, ये देखिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स में हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? देखो, ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2x2, इसका ऑर्डर है 2x1, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसके एलिमेंट से, तो a1 इंटू एक्स आपका a1x, b1 की मल्टीप्लाई y के साथ प्लस b1y। ठीक हो गया? ये भी मैट्रिक्स बनेगी। अब कोई कॉलम और है नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो एक एलिमेंट रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, a2 की मल्टीप्लाई x के साथ a2x, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ b2y इज इक्वल टू आपके पास बन गया c1 और c2। दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, 2 रोज है, एक कॉलम है, एक ही कॉलम है, क्योंकि एक एलिमेंट है, ये 1 एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, इस कॉलम में 2 एलिमेंट्स हैं।
इसमें भी रोज 2 है, कॉलम 1 है, तो 2/1 की ये भी है, 2/1 की ये भी है। तो और बीच में इज इक्वल टू का साइन है, बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब दो मैट्रिक्स क्या है, सेम है। तो दो मैट्रिक्स सेम होते हैं, इसका मतलब क्या रिजल्ट निकलता है, उनके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। मीन्स a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a इज इक्वल टू a होगा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ये तो है ही, आप देख रहे हैं, ये ठीक हो गया। अब जब आप इसको सॉल्यूशन आप करते हैं तो इसके सॉल्यूशन में आपने देखा, जब आप इसको वज्रगुणन विधि से इनको सॉल्व करते हैं तो आपने वहां देखा होगा कि हम क्या लिखते हैं, a1/a2। यदि आपके पास ये जो लीनियर इक्वेशन है ना, ये रैखिक समीकरण है, यदि इनका यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल, ये ध्यान रखिएगा, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन यदि आपको चाहिए इन इक्वेशंस का, तो आप लिखते हैं a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन क्लास 10 आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, वहां आपने इस टाइप के क्वेश्चन किए। यदि आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात आएगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल, अनंत हल कब आते हैं डियर स्टूडेंट, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। इसके गुणांक का अनुपात इसके गुणांक के अनुपात इसके गुणांक के अनुपात के बराबर, ठीक है। इसके कोफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू इसके कोफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू इसके कोफिशिएंट का रेशियो, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। ऐसा पढ़ा है आपने 10th में। और थर्ड आपने पढ़ा है, यदि ऐसा हो कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 विच इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यदि आपके पास ऐसा है तो आप लिखते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं मिलता। वह आपने ये भी पढ़ा कि ये जो दो लाइंस होते हैं आपकी, ये इंटरसेक्ट करती हैं ऐसी स्थिति में किसी एक पॉइंट पर, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको कब मिलता है, जब कोइंसिडेंस लाइन कोइंसिडेंट हो जाती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी आ गई, ठीक हो गया, एक लाइन के ऊपर दूसरी आ गई। और नो सॉल्यूशन का केस आपको तब मिलता है जब लाइन आपकी पैरेलल हो जाती हैं। टू लाइन्स यदि पैरेलल हैं तो कोई हल आपको नहीं मिलेगा, मतलब एक्स वाई की वैल्यू यहां एग्जिस्ट नहीं करती, यहां एक्स वाई की अनंत वैल्यू आती है, यहां एक्स वाई की यूनिक वैल्यू आती है, मतलब एक वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये सब बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ने वाली है, जब आप यूनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं और द्वितीय हल की बात करते हैं, तो हमने क्या कहा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब ये हुआ, यदि यहां पर इज इक्वल टू का साइन होता, यदि मैं लिखता कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 लिखता, इसकी मल्टीप्लाई यहां होती a1b2 माइनस a2b1, ठीक है, आया समझ में। इसकी मल्टीप्लाई से इज इक्वल टू कर लीजिए पहले a2b1, इसको नेगेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, a1b2 माइनस a2b1 इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक हो रहा है। परंतु जब यहां पर नॉट इक्वल टू है तो ऐसी स्थिति में ये भी नॉट इक्वल टू होगा, ये भी नॉट इक्वल टू होगा, ये भी आपके पास नॉट इक्वल टू होगा। तो आपके पास आ क्या रहा है, यूनिक सॉल्यूशन में आ रहा है a1b2 इज नॉट इक्वल टू a2b1,
ठीक हो गया? ठीक है डियर स्टूडेंट, ऐसी कंडीशन आपके पास आती है a1 a2 की वैल्यू b1 b2 के इक्वल नहीं होगी। ठीक हो गया? तो मेरे पास जो ये आ रहा है a1 b2 माइनस a2 b1 जीरो नहीं है। किस स्थिति में? यूनिक सॉल्यूशन के केस में, अद्वितीय हल के केस में। तो इसको मैं या कुछ रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूं, इसको मैं कुछ रूप में लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए, इसको लिख सकता हूं मैं किस रूप में? देखिए डियर स्टूडेंट, a1 b2 माइनस a2 b1 को मैं कैसा लिखूंगा? आप देखिए, a1 b1 a2 b2 के रूप में, ये इस रूप में लिखा मैंने इसको, a1 b1 a2 b2। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट यह तो है सारणिक। यही रिप्रेजेंटेशन आपकी सारणी कहलाती है। यही रिप्रेजेंटेशन आपकी क्या कहलाती है? डिटर्मिनेंट। अब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में आप डिफरेंस देखिए। सबसे बड़ा डिफरेंस तो इनके रिप्रेजेंटेशन में ही है। इनको जब हम दर्शाते हैं तो सबसे बड़ा अंतर इनमें रिप्रेजेंटेशन का ही है। देखिए, मैं आपसे लिखूं, मैं आपके पास लिखूं, एक एग्जांपल आपके पास दूं। ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट a1 b1 a2 b2 है। ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है? इसका जब भी ऐसा बना रहेगा तो आप समझ जाएंगे मैट्रिक्स है कोई। ठीक है? ठीक है, इस रूप में इसको दर्शाया जाता है। यदि मैं इसका डिटर्मिनेंट लिखूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a1 a2 b1 b2, इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखो रिप्रेजेंटेशन का तरीका देख रहे हैं आप? रिप्रेजेंटेशन का तरीका देख रहे हैं? ये ऐसी दो वर्टिकल लाइंस, ठीक है, दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच में है ये। ठीक हो गया? और ये जो है आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो ये तो मैट्रिक्स है और ये आपका डिटर्मिनेंट है। अब क्लियर हो गया? ये इसको सारणी कहेंगे, इसको डिटर्मिनेंट कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे? ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ये आपने बहुत पढ़ लिया है, ठीक है, आप भी। और ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है इसको बोलेंगे सारणिक, डिटर्मिनेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको दोनों में अंतर क्लियर हो रहा है? ये आपकी मैट्रिक्स है, आप भी है, ये आपका सारणिक है, डिटर्मिनेंट है। ठीक है? अब आप देखिए, मैट्रिक्स के अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती। आरबीयू का अपने आप में कोई मान नहीं है। ये तो एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है। मैंने लिख दिया साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसा लिख दिया। ये क्या रिप्रेजेंटेशन है? ठीक है, फंक्शन को रखने का या नंबर्स को रखने का एक तरीका है। इसको नंबर से मतलब नहीं है कि आप बोलेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का मान निकालिए। नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन है बस। पर ये क्या है? इसकी वैल्यू निकलती है, इसकी वैल्यू निकलती है। वैल्यू कैसे निकलेगी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू निकलता है। यदि आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगी? इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी और माइनस करके इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसकी मल्टीप्लाई यहां a1 b2, ठीक है, a1 b2, और माइनस अपनी ओर से लगा देंगे माइनस a2 b1। आप समझ रहे हैं? इसका मल्टीप्लाई के a1 b2 माइनस आने अपनी तरफ से लगाए माइनस a2 b1, ऐसा है ये। ठीक हो गया? तो इस रूप में आप समझेंगे सारणी को। आज बड़ा अच्छा लगा है, सब बच्चे जुड़े हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, जब भी मैं गूगल मीट से क्लास आपके ले रहा हूं तो सबको जुड़ना है। एक तो आप यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं, वहां भी मैथमेटिक्स प्लेजर पर मैं सारे वीडियो डालता हूं, वो भी ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है।
परंतु लाइव जुड़ने से ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। तो बड़ी अच्छी बात है कि 100% बच्चे जुड़े हुए। ठीक हो गया? तो आप ध्यान से समझिए क्या है ये। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, ये डिटर्मिनेंट का रिप्रेजेंटेशन है। डिटर्मिनेंट के अपने आप में कोई एक वैल्यू है, एक मान आएगा, पर मैट्रिक्स का कोई वैल्यू से मतलब नहीं है कि फिक्स आएगा कितना भाई, इसकी वैल्यू कुछ नहीं। एक उदाहरण आपको और देता हूं, देखिए और आप समझिए, ठीक से समझना है कोई चीज क्लियर करके। ठीक हो गया? माना मैंने कहा कोई मैट्रिक्स, मैंने कहा बी कोई मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट है फॉर एग्जांपल 2 3 1 2। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स बी ले ली, ठीक है? और यदि आप डिटर्मिनेंट लिखेंगे, डिटर्मिनेंट बी, डिटर्मिनेंट बनाओ इसको, तो कैसे बनेगा डिटर्मिनेंट में? 2 1 3 2, सीधी सीधी बात है। ये दो वर्टिकल कॉलम आ गए, उसके बीच रखे जाएंगे, ठीक है? तो इसको समझ जाएंगे आगे क्या है, ये डिटर्मिनेंट है। अब सीधी सीधी बात ये आती है कि इसकी वैल्यू कितनी है। भाई ये तो इतना ही हो गया। एक रिप्रेजेंटेशन था कि मैंने 4 नंबर 2 3 1 2 लिए, यहां रख दिए, ये वैल्यू देता है। वैल्यू कैसे देगा? मैंने आपसे कहा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, तो 2 इंटू 2 माइनस करके इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, यूं 1 इंटू 3, 2 इंटू 2 माइनस माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, तो हो जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू। समझ में आ गया? इसकी वैल्यू आती है। अब कुछ इससे क्या इसको रिलेट कर सकते हैं, इससे इसको कुछ जोड़ सकते हैं। आप कहेंगे जोड़ सकते हैं। जब किसी मैट्रिक्स को हम किसी संख्या से संबद्ध करते हैं, जब किसी मैट्रिक्स को हम किसी संख्या से संबद्ध करते हैं तो वह डिटर्मिनेंट कहलाती है। ठीक है? ठीक है? व्हेन वी कनेक्ट ए मैट्रिक्स विद ए नंबर, देन दैट इज ए डिटर्मिनेंट। वो नंबर अपने आप में डिटर्मिनेंट है। किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो नंबर है, जैसे यहां पर नंबर 1 आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है? और हमेशा याद रखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स को, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी न किसी संख्या से संबद्ध किया जा सकता है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिलेटेड टू ए नंबर। आप समझ में आ गया? जैसे इसको मैंने इससे जोड़ दिया, किसी एक नंबर से जोड़ दिया, तो ये तो बन गया डिटर्मिनेंट, पर इससे मैंने रिलेट किया, इसको एलिमेंट मैंने सब इसके लिए रखे हैं। तो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स, अब वर्गाकार पे आप जानते हैं जिसके रो और कॉलम सेम होते हैं, तो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम किसी नंबर से रिलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया? और वो नंबर कहां से मिलेगा? वो उसका डिटर्मिनेंट से मिलेगा। आप समझ में आ गया क्या रिलेशन है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट? ठीक है दोस्तों? अब यहां पर सिंपल सी बात आती है कि हमको डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालनी है। ठीक है? अब सीधे सीधे ऑर्डर फिगर का वही है, ऑर्डर तो वही कहेंगे आप, ये 2x2 के है। ठीक है? 2 रोज होंगे, 2 कॉलम होंगे, रो और कॉलम वही जिस रूप में हम मैट्रिक्स में रो और कॉलम गिनते हैं, उसी हिसाब से रो और कॉलम हम डिटर्मिनेंट में भी काउंट करते हैं। पहली रो, दूसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम। ठीक है? दोनों में बात एक ही है। अब मैं कहूंगा, अब मैं क्या कहूंगा, अंडरस्टैंड? एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल देखिए, तो ठीक से समझना है, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं डिटर्मिनेंट का। मैंने फॉर एग्जांपल कहा आपसे, ए कोई मैट्रिक्स है, मैंने कहा इसके एलिमेंट है x, x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 माइनस 2x। फॉर एग्जाम्पल ये कोई मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या मैं किसी नंबर से इसको रिलेट कर सकता हूं या किसी फंक्शन की किसी
पर्टिकुलर वैल्यू से रिलेट कर सकता हूँ। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जब मैं इसका डिटर्मिनेंट बनाऊंगा तो डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा, एक्स माइनस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन माइनस 2x, ये ठीक हो गया। ये आपने डिटर्मिनेंट बना लिया। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैं आपसे कह रहा था कि इसकी मल्टीप्लाई हम यहां करेंगे, ठीक हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे करूंगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो कैसे होगा, x इंटू माइनस 2x। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो x इंटू माइनस 2x। पहले इधर का मल्टीप्लीकेशन होगा, उल्टा मत करना, उल्टा करेंगे तो फिर उल्टा ही हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा उसका। +2 आना था तो -2 आएगा, -3 आना था तो +3 आएगा, ठीक हो गया। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे हो, x इंटू माइनस 2x, फिर अपनी तरफ से साइन लगाएंगे माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस x प्लस 1 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 के साथ, ठीक हो गया। अब ये कितना होगा, इसका कोएफिशिएंट 1 है, -2 इंटू 1 -2, और x इंटू 1 x का आपका x स्क्वायर हो गया। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कैसे, 1 माइनस एक्स, और इसको 1 प्लस एक्स लिख सकता हूं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। 1 माइनस एक्स, +1 को पहले लिया है, माइनस एक्स बाद में चला जाएगा, या +1 पहले लिया है, एक्स बाद में चला। अब a माइनस बी, a प्लस बी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, -2x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a हो जाएगा ये b हो जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हुआ कितना, तो -2x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस एक्स स्क्वायर, ओपन करिए, ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है, जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो इसका साइन भी बदलेगा और इसका साइन भी बदल जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, -2x स्क्वायर, ये प्लस साइन था ये माइनस हो गया, और ये माइनस आई प्लस हो गया, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर। तो आपके पास अल्टीमेटली आया कितना, -2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर -1, ये ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आई, किसकी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ठीक हो गया। तो आपके जो सिलेबस में है 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है, और 3/3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है, बस इतना ही, 2/2 का 3/3, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि कैसे मैं 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट को तो आप आसानी से खोल लेंगे, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, पर 3/3 वाली कैसे खोलेंगे। अब आप देखिए, मैं एक डिटर्मिनेंट देता हूं, सबसे पहले आप क्या ले लीजिए, मैट्रिक्स लीजिए। मैंने आपसे कहा कि जो डिटर्मिनेंट है, जो आपका सारणिक है, वो किसी मैट्रिक्स से वो कनेक्ट होगा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनता है, आप समझ गए। और सरल शब्दों में मैं कह रहा हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट बनेगा। वर्ग आव्यूह का आप डिटर्मिनेंट ले सकते हैं, ठीक हो गया। चलिए मैं एक मैट्रिक्स को लेता हूं, देखिए जैसे मैंने कहा, मैं कह रहा हूं 1 0 3 -1 2 4 2 1 3, फॉर एग्जाम्पल ये कोई मैट्रिक्स आपकी है, ये कितने 3/3 ऑर्डर की है, तो आप इसका डिटर्मिनेंट चाहे कि डिटर्मिनेंट इसका कितना होगा, तो आप डिटर्मिनेंट देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए इसका डिटर्मिनेंट ले सकता हूं। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डिटर्मिनेंट की बात नहीं होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनेगा, ठीक हो गया। तो कैसे होगा, 1 0 3 -1 2 4 2 1 और 3, ये बन गया डिटर्मिनेंट, ठीक हो गया, क्लियर है अंडरस्टैंड। अब इसकी मैं कह रहा था कि इसकी एक वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू निकलेगी। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो याद रखना इसका एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन, इसका विस्तार आप 6
प्रकार से कर सकते हैं। R1 के अंदर, R2 के अंदर, R3 के अंदर, C1 के अंदर, C2 के अंदर, C3 के अंदर, मतलब इसके अलोंग एक्सपेंशन कर सकता हूं, ये R1 हो गया। इसके अलोंग एक्सपेंशन कर सकता हूं, R2 है। इसके अलोंग एक्सपेंशन कर सकता हूं, R3 है। इसके अलोंग एक्सपेंशन कर सकता हूं, इसके अलोंग एक्सपेंशन कर सकता हूं, इसके अलोंग एक्सपेंशन कर सकता हूं। हर स्थिति में मान समान आएगा। आप समझ रहे हैं? 3x3 ऑर्डर की जो आपकी मैट्रिक्स थी, जब मैंने उसका डिटरमिनेंट बनाया तो मैं उसका विस्तार, उसकी वैल्यू 6 टाइप से निकाल सकता हूं, 6 प्रकार से निकाल सकता हूं। या तो मैं इसके अलावा उसका एक्सपेंशन करूंगा, या तो मैं इसके अलावा करूंगा, या तो मैं इसके अलावा करूंगा, ये रोज हो गई। या तो मैं इस कॉलम के अलावा करूंगा, या तो मैं इस कॉलम के अलावा करूंगा, या तो मैं इस कॉलम के अलावा करूंगा। और सभी रास्तों से, चाहे मैंने यहां से विस्तार किया, चाहे यहां से किया, चाहे यहां से किया, या यहां से किया, यहां से किया, यहां से किया, कहीं से भी मैंने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करके, तो वैल्यू हर जगह सेम होगी डिटरमिनेंट। ठीक है? तो ऐसे आप कर सकते हैं इसको। 6 प्रकार से आप इसका विस्तार करना। मैं आपको एक प्रकार में बता देता हूं आपको। ठीक है? एक चीज आपको और दिमाग में रखनी है, जब सब जगह से वैल्यू सेम आएगी तो आप चाहो जिस रो के अलोंग करो एक्सपेंशन, या जिस कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंशन करो, बात बराबर है। तो उस रो या उस कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करना चाहिए जहां जहां अधिकतर जीरो हो। अधिकतम क्या हो? जीरो। अधिकतम जीरो होने से कैलकुलेशन कम हो जाती है, क्योंकि जीरो को आप 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही होगा। जीरो को 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे उसमें भी जीरो ही होना है। तो जहां ज्यादा जीरो है उस रो या उस कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करेंगे। ठीक हो गया? तो मैं यहां पर किसके अलोंग करूंगा? आप देखिए, मैं एक्सपेंशन किसके अलोंग कर रहा हूं? रो नंबर 1 के अलोंग एक्सपेंशन करने पर इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन मैं किसके अलोंग कर रहा हूं? इसके अलोंग कर रहा हूं। ठीक है? इसको रिप्रेजेंटेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कहीं पर, ये यदि आपने बार बार डिटरमिनेंट ऑफ ए नहीं लिखा तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ऐसा लिखिए, चाहे डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखे, ए की बात है, क्योंकि ए से तो हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, पर इसी का यदि आप डिटरमिनेंट बना रहे हैं तो या तो ऐसा लिखिए या इस रूप पे लिखिए। ठीक है दोस्तों? तो मैं आपसे कह रहा हूं इसकी वैल्यू के लिए। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं इसका विस्तार करूंगा, मतलब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा किसके अलोंग? इसके अलोंग, रो नंबर 1 के अलोंग। तो सबसे पहले इसका साइन देखना है, साइन क्या होगा? साइन देखो, -1 टू द पावर, पहले इसको देखेंगे। ये जो एलिमेंट है पहली रो और पहले कॉलम पर है, नहीं है? पहली रो और पहले कॉलम में तो पढ़ रहा है ये, तो -1 टू द पावर 1 + 1, याद रखना। ठीक है? चिन्ह क्या आएगा? साइन क्या आएगा? यहां के अलोंग एक्सपेंशन कर रहा हूं, इसका साइन क्या होगा? -1 टू द पावर, पहली रो पे पहला कॉलम है तो 1 + 1। अब लिखूंगा ये 1 इंटू, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिए आप। इसके लिए डिटरमिनेंट बनानी है, तो इसको भी छोड़ दूंगा और इसको भी छोड़ दूंगा। 1 लिख देना, इसके अलावा कर रहा हूं एक्सपेंशन, तो 1 इंटू क्या आएगा? इंटू में इसको भी छोड़ूंगा, इसको भी छोड़ूंगा, तो ये भी छोड़ दिया और ये भी छोड़ दिया, तो क्या बचेगा? ये तो बचेगा 2 3 1 3। आप समझ रहे हैं? ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। क्या कहा मैंने? इस रो के अलावा कर रहा हूं ना एक्सपेंशन, तो पहले मैंने 1 लिया या नहीं, इसका साइन मैंने डिसाइड कर दिया। 1 इंटू, ये भी मल्टीप्लाई में आएगा, 1 इंटू, यहां भी छोड़ेंगे, 1 1 कहां है? पहले रो पे है, पहला कॉलम पे है, तो पहली रो भी छूटेगी, पहला कॉलम भी छूटेगा, दोनों छूट गए, तो बचेगा क्या? 2 4 1 3। ये मैट्रिक्स एक डिटरमिनेंट के अंदर आ गया। अब चलिए जीरो पे। अब इसका साइन क्या होगा? प्लस,
-1 टू द पावर साइन क्या होगा इसका। अब ये जो एलिमेंट है ये रो नंबर 1 पर है, रो नंबर 1 है पर इसका कॉलम नंबर 2 है। आप समझ रहे हैं, रो नंबर 1 पर है और कॉलम नंबर 2 पे, तो -1 की पावर 1 + 2 होगी। ठीक हो गया, इंटू 0 इंटू, अब 0 इंटू, अभी मैं लिख रहा हूं 0 भी, ठीक है, 0 इंटू, अब 0 कहाँ है इस वाले रो पे, तो ये वाले रो छोड़ देंगे, इस वाले कॉलम पे तो ये कॉलम भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, तो क्या बचेगा -1 4 2 3, -1 4 2 3। आप समझ रहे हैं, इसके अलॉन्ग कर रहा हूं तो ये भी छोड़ा। सर वो वहाँ पे सर वो ना था, आपने भी कर दिया शायद तक है कहाँ पर कह रहे हैं सर, ये बैक जो है आप यहाँ, सर, जब आपने पहले बात जी आगे सर, यहाँ नहीं सर आगे आगे से जहाँ पे आपने 2 1 4 4 3 है ना, आपने 2 1 3 3 लिखा। अच्छा ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, तो -1 4 2 3 ठीक तो आ रहा है। नहीं सर पीछे, यहाँ सर नहीं सर थोड़ा बैक और ये जी सर यही जी। मैंने कहा इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे ना, हाँ ठीक है, हाँ राइट राइट, मैं कह रहा हूं इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, तो 2 4 होगा ना ये, करेक्ट, गुड, जी सर ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, 2 4 1 3 करेक्ट। नहीं तो आगे जाकर के ये हो जाता है कि कहाँ गलती होगी। नाइस। अच्छा दूसरा वाला देखिए, ये तो ठीक होगा, -1 टू द पावर, पहली रो और दूसरा कॉलम है, 1 + 2 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी छोड़ा, इसको भी छोड़ा, क्या क्या बचेगा -1 4 2 3, -1 4 2 3 ठीक हो गया, प्लस अगला क्या आएगा, अब इसमें और भी जुड़ेगा प्लस, चलो यहां लिख देता हूं, -1 टू द पावर कितना, ये वाला पहली रो पर है प्लस तीसरे कॉलम पे है, ये ठीक हो गया, पहली रो पर है तीसरे कॉलम पे है, और मल्टीप्लाई किसका होगा, 3 का भी मल्टीप्लाई होना है। ये देखिए आप 3 से मल्टीप्लाई होगा, पहला 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 0 से मल्टीप्लाई हुआ, और फिर 3 से मल्टीप्लाई होना है। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ ये 3 पढ़ रहा है, यहाँ भी छोड़ेंगे और ये रो भी छोड़ देंगे, ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा जहाँ ये 3 पढ़ रहा है, तो क्या बचेगा -1 2 और 2 1, ये बचा गया उसमें, बस ये हो गया। पहली रो के अलोंग एक्सपेंशन ऐसा करेंगे, कंप्लीट। अब सॉल्यूशन होगा, दिस इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि -1 टू द पावर 1 + 1 2, -1 की पावर यदि इवन होगी तो ये पॉजिटिव होगा, और -1 की पावर यदि ऑड होगी तो ये नेगेटिव होगा। ऑड इवन तो आप जानते हैं, -1 की पावर 2 होगी तो वो प्लस होगा, -1 की पावर यदि 3 हो जाएगी तो वो माइनस हो जाएगा, -1 की पावर +4 हो गया तो वो प्लस हो जाएगा, -1 की पावर 5 होगी तो नेगेटिव हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। तो -1 की पावर 1 + 1 2 पॉजिटिव, -1 का स्क्वायर हो गया ना, तो -1 टू द पावर 2 इवन है, सम है, सम संख्या है, ठीक है, इवन मतलब सम, और मीन्स विषम, तो सम संख्या इसमें तो प्लस हो जाना है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का तो कोई मतलब नहीं, 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, इसका मतलब यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको देखिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ और इसकी करेंगे यहाँ, तो 2 3 जा 6, माइनस साइन अपनी तरफ से लगाएंगे और इसकी मल्टीप्लाई से 1 × 4 आपका 4 आ गया, ये तो सॉल्व कर दिया। अब सीधी सीधी बात है डियर स्टूडेंट, जब 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्यों ज्यादा दिमाग लगाएं, क्यों ज्यादा दिमाग खपाएं, सीधी 0 कर दो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस रो में जितनी ज्यादा 0 उतना काम आसान, तो ये कुछ नहीं करना, इसको सीधा 0 लिख दो, ठीक हो गया। प्लस अब इसको देखो आप, अब इसके बाद ये तो 0 हो गया, प्लस है ना मेरे पास यही, तो -1 टू द पावर कितना, यही 4 है, -1 टू द पावर 4, 4 मतलब सम संख्या इवन, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस साइन प्लस कर दिया मैंने यहाँ पर, -1 टू द पावर 4 मतलब -1 की पावर इवन है,
सम संख्या है तो ये प्लस हो गया। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 3 से। 3 इंटू, अब इसको सॉल्व करो कैसे? इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी इससे, तो इसकी इससे होगी तो -1 हुआ, और माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे आप, 2 के मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 4, ये देखिए आप, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई से -1 की मल्टीप्लाई 1 से तो -1, और माइनस अपनी तरफ से लगाया 2 की मल्टीप्लाई 2 से हो गया 4, ठीक। अब ये वैल्यू कितनी आएगी देखिए, 6 - 4 2 प्लस 3 इंटू, अब -1 और -4, ये बड़ा ध्यान देना है, -1 और -4 कितना हुआ? ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, मल्टीप्लाई नहीं है ये। देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं, -1 और -4 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? आप जानते हैं माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, ये 4 हो गया, 1 4 जा 4, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ कहीं मल्टीप्लाई नहीं है, ये तो आपका जोड़ घटाने का प्रश्न हो गया। -1 -4, -4 को हम कहते हैं किसी को हमने देना है, 1 रुपये किसी का देना है, यहाँ पर 4 रुपये किसी के देने हैं, -4 मतलब जो देना है, और प्लस का मतलब जो हमारे पास है, तो -1 का मतलब 1 किसी का देना है, और -4 का मतलब कि 4 किसी का देना है, तो ए क्या देना है, ए क्या देना, 1 रुपये यहाँ दिया माना, और 4 रुपीज यहाँ दिए, तो कितने रुपये देने हैं? 5 रुपीज, तो -5 हो गया। तो इसको देखेंगे आप, मल्टीप्लाई का हिसाब अलग है, चिन्हों में गुणन की प्रक्रिया में चिन्हों का हिसाब अलग है, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, पर -1 और -4 कितना? -5 होगा, क्योंकि इसको देने से लगाएंगे, 1 रुपीज यहाँ देना है, 4 रुपीज यहाँ देना है, तो 5 रुपीज देने। यही पर ऐसा होता है कि -1 + 4, तो देखो 1 रुपये तो किसी का देना है, पर 4 रुपीज आपके पास हैं, 1 रुपये देना है, अब 4 रुपीज आपके पास हैं, 1 रुपये किसी का दे दिया, तब भी 3 रुपये आपके पास बचेंगे, तो +3 हो गया ना। या ऐसा है 1 - 4, अब 1 मतलब इसका साइन या प्लस है, लिखा नहीं रहता तो प्लस होता है, +1 का मतलब आपके पास 1 है, आपका 1 है, -4 का मतलब 4 देने हैं, तो देना आपने ज्यादा है, -4 देने हैं, 1 आपके पास है, दे दिया, तब भी 3 अभी देने के लिए रह गए, तो -3। तो ऐसे चिन्हों को आप ध्यान करेंगे, ठीक है, इस रूप में आप चिन्हों को देखेंगे। भले आप बड़े स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, छोटी सी है आपके लिए, परंतु बीइंग एज ए टीचर, मैं आपका टीचर हूं, इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि हर हिसाब से आपको बताया जाए। तो 3 इंटू -1 और -5 मैंने कहा -5 हो गया, -1 और -4 मैंने कहा -5 हो गया ये, तो ये आया कितना? आप देखो 2। अब यहां पर देखो, यहां प्लस है, बीच में मल्टीप्लाई है, माइनस है, तो प्लस का साइन माइनस से होगा तो कितना होगा? थोड़ा सा चिन्हों का देख लीजिए, प्लस और प्लस को साइन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन ही आएगा, प्लस प्लस बीच में मल्टीप्लाई प्लस आएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेगा तब भी प्लस आएगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक हो गया, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। ये ध्यान रखना, बीच में देखो मल्टीप्लाई है सारा, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में, और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, ये ध्यान रखना। तो यहां पर वही देखो, ये +3 है, ये -5 है, तो साइन तो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, बीच में क्या है? मल्टीप्लाई का चिन्ह है, गुणा है, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, और 3 इंटू 5 हो गया 15। अब इसको देखो, 2 - 15 कितना? 2 - 15 कितना? इस 2 का साइन यहां देखेंगे बाएं ओर, प्लस है, +2 - 15, कहने का मतलब हुआ 2 आपके पास हैं, या 2 रुपये आपके पास हैं एग्जाम्पल के लिए, और -15 का मतलब हुआ 15 आपने देने हैं, 15 आपने देने हैं, और 2 आपके पास हैं, तब भी 2 रुपये दे देंगे, तब भी 13 रुपीज देने के लिए हैं, तो -13, समझ गए? तो ये हो गया -13। तो यहां पर मेरे पास जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आई, कितनी आई? यानी देता हूं
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई अंडरस्टैंड -13, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट -13। इसको आप मॉड मत समझना, मॉड नहीं है ये, ठीक है, पता चल रहा आपने इसको पॉजिटिव कर दिया, ऐसा नहीं है, ये मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट का सिंबल है, ठीक हो गया। तो मॉड ऑफ ए आपका, सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -13 आ गया, ठीक है। अब मैं इसी को किसी दूसरे कॉलम के अलोंग भी इसका विस्तार करता हूं, देखिए, पर आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप पूरे 6 के अलोंग करिए, पहली रो के अलोंग करेंगे, दूसरी के अलोंग करेंगे, तीसरी के अलोंग करेंगे, फिर पहले कॉलम के अलोंग करेंगे, फिर दूसरे कॉलम के अलोंग करेंगे, फिर तीसरे कॉलम के अलोंग करेंगे। अब मैं किसके अलोंग करूं, देखो, मैं इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करता हूं, C2 के अलोंग, क्यों, इसमें 0 भी है, मेरा काम आसान हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके अलोंग एक्सपेंशन करूंगा तो देखो कितना आएगा, पहले साइन देखो, साइन कितना होगा इसका, ये जो एलिमेंट है ये पहली रो और दूसरे कॉलम पे है, तो -1 टू द पावर, पहले हमेशा चिन्ह देखेंगे, -1 टू द पावर पहली रो प्लस दूसरा कॉलम है, नहीं, कॉलम नंबर 2 है ये, ठीक है, इंटू 0 इंटू, अब देखो 0 भी आएगा, इसके अलोंग कर रहा हूं 0। अब ये डिटर्मिनेंट क्या बनेगा इसका, इसको भी छोड़ देंगे क्योंकि 0 यहां पड़ रहा है, ये भी छूट गया और ये भी छूट गया, ये वाला कॉलम छूटा, ये वाली रो छूट गई, तो क्या बचा, -1 4 2 और 3, ठीक हो गया। अब इसका साइन देखिए, इसके लिए क्या होगा, अब यहां चलेंगे, इस कॉलम के अलावा खोल रहा हूं इसको, अब यहां चलिए आप, पहले साइन लिखे, प्लस -1 टू द पावर कितना, ये वाला जो एलिमेंट है ये किस रो पर है, रो नंबर 2 पे, देखिए रो नंबर 2 प्लस कॉलम नंबर 2 पे है, तो देखो 2 + 2 हो गया, इंटू 2, अब इसके लिए रो बनाइए, रो कौन सा हो जाएगा, इसको भी छोड़ दूंगा और इसको भी छोड़ दूंगा, क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है कॉलम नंबर 2 पे पड़ रहा है और रो नंबर 2 पे पड़ रहा है, इसको भी छोड़ूंगा और इसको भी छोड़ूंगा, तो बचेगा क्या, 1 3 2 3 1 3 2 3 प्लस, अब यहां तीसरा एलिमेंट के लिए आ रहा हूं, पहले इसके लिए साइन देखिए, -1 टू द पावर क्या होगा, ये जो है तीसरी रो पर है तो 3 प्लस कॉलम कौन सा है, दूसरा कॉलम है, देखो रो तीसरी है और कॉलम है दूसरा, तो +2 इंटू 1 इंटू एलिमेंट, देखिए ये वाला जो एलिमेंट है ये तीसरी रो पे, इसको भी छोड़ दो, ये छोड़ दिया, ये वाला कॉलम भी छोड़ दिया, ये वाली रो छोड़ दी, ये वाला कॉलम छोड़ दिया, क्योंकि 1 कहां पड़ रहा है, तीसरी रो, थर्ड रो और सेकंड कॉलम पे, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, क्या बचेगा, 1 3 -1 4, ये देखो, अब क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब यहां 0 से मल्टीप्लाई तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो 0 हो गया, इसको छोड़िए, इज इक्वल टू, यहां आइए, -1 की पावर 4, 4 मतलब इवन, सम है, सम संख्या है, तो इसलिए पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव हो गया, 2 इंटू, अब इसकी वैल्यू निकालनी, इस डिटर्मिनेंट की, इसकी मल्टीप्लाई यहां 3 इंटू 1 3, माइनस साइन अपनी तरफ से लगाते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6, देखिए बड़े ध्यान से, अब यहां देखिए, यहां चिन्ह देखिए, -1 की पावर 3 + 2 5 है, 5 मतलब ऑड, विषम, तो -1 की पावर यदि विषम हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां पर ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव बन गया क्योंकि अंदर से नेगेटिव साइन आ रहा है, ब्रैकेट के बाहर क्या प्लस साइन है, अंदर का साइन नेगेटिव आया तो नेगेटिव ही रहेगा। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, कैसे खोलेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, 4 माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, ठीक हो रहा है, -1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, -3, यहां ध्यान दीजिए, माइनस को अपनी तरफ से लगाया और -1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो माइनस और +3 का मल्टीप्लाई माइनस और 1 इंटू 3 3, ये हो गया। अब सॉल्व करिए, 2 इंटू, ये क्या है आपके पास, 3 - 6 है, 3 - 6 का मतलब है ये +3 है,
+3 मतलब 3 आपके पास है, और -6 मतलब 6 आपने देने हैं, तब भी -3 देने के लिए रह गए, तब भी 3 देने के लिए रह गए। देख रहे हैं, 3 आपके पास है, 6 आपने देने हैं, 3 दे देंगे, फिर भी 3 रुपीज देने के लिए तो -3 होगा, तो ये हो गया -3। यहां पर देखिए माइनस। अब यहां पर आपने ये संक्रिया, इनको कहते हैं संक्रिया, ऑपरेशंस, ठीक है, डिफरेंट टाइप के हैं। ब्रैकेट के बाहर कैसा साइन है, नेगेटिव है, 4, इस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, तो जब ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन होता है तो अंदर का साइन बदलता है। यदि प्लस होता यहां पर तो जो साइन था उसने वही रहना था, -3 रहता है, पर इसके बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर का चिन्ह बदलता है, ये हो जाएगा +3। ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है तो अंदर का साइन बदलिए, -3 है तो +3, ठीक हो गया। अभी कितना हो गया, आप देखो ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 × -3, इसका साइन देखिए ये है प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, ये हो गया -6, तो ये तो आ गया -6। यहां पर देखिए माइनस, देखो ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करिए, 4 + 3 तो 7, ठीक हो गया। अब कितना आएगा, -6 -7, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए थोड़ा सा चिन्हों का भी देख लीजिए, भले ही आपको कन्फर्म है, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पर फिर भी बीइंग एज ए टीचर मैं फिर वही बात कह रहा हूं, ठीक है। हमारी संतुष्टि तभी होती है कि कोई चीज छूट न जाए स्टूडेंट के लिए। -6 का मतलब होता है 6 रुपया देना है, 6 रुपीज देने हैं माना, और -7 का मतलब है कि 7 रुपीज देने हैं। कहीं मल्टीप्लाई का साइन नहीं है बीच में, देख रहे हैं आप, कहीं मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। 6 रुपीज यहां देने हैं और 7 रुपीज यहां देने हैं, तो देने के लिए कितने हो गए, 13 हो गए, तो -13, तो ये आ गया, कितना हो गया ये, -13 आ गया। आप देख रहे हैं, जब मैंने इस रो के अलोंग खोला, इस रो के अलोंग एक्सटेंशन किया, तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितने है, -13, और इस कॉलम के अलोंग खोला तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितने है, -13। तो आपके पास ये काम है, इस रो के अलोंग भी खोलिए, इसके अलोंग भी खोलिए, इसके अलोंग भी खोलिए। एक बार इसके इस रो की मैंने खोल रखा है, दूसरी बार आप इसके अलोंग खोलना, तीसरी बार इसके अलोंग खोलना, आंसर देखना सब जगह से। फिर इसके कॉलम C1 के अलोंग खोलना, इसके अलोंग तो मैंने खोल के आपको दिखाया, इसके अलोंग भी खोल के देखना, हर जगह डिटरमिनेंट की वैल्यू -13 ही आनी है, ठीक है। तो करके देखना, अच्छा हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़िया बढ़िया, ठीक है स्टूडेंट। तो इस रूप में डिटरमिनेंट आप करेंगे, आसान प्रश्नावली है, ठीक है। तो जब नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 के। और ये बात आपको देखनी है कि हमारा स्कूल भी है, मॉर्निंग का स्कूल है, इसलिए 6:45 AM सुबह 6:45 पे आप सभी स्टूडेंट को तैयार रहना है गूगल मीट के लिए, ठीक है। जैसे आप पूरे 100% जुड़े हैं, सब बच्चे जुड़े हैं, कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।